Hello everyone. This is the third video of chapter Statement Flow Control. So in the last video lecture we have covered the topic that how the statements in the Python can be executed. So in that video lecture we have seen that the statements of the Python can be executed in one of the three ways. The first way was the sequence, that is the default one. Second way of executing the statement is conditional or the selection statements. That part we will cover in this video lecture. And the third way of executing statement was iteration, repetition or the looping. That will be discussed in the next video. So in this video we will cover the conditional or the selection statements provided by the Python programming. So basically the major application, the major statement that Python provides in the conditional selection statement is the if statement. So let's see how if statement works and what is the use of if statement. In Python, if statement is used to select statement for processing. अब हमारे पास क्या होता है, एक प्रोग्राम में we are having a multiple statements. And among those statements, if we want to execute only some of the statements, हम कुछ पोर्शन उस स्टेटमेंट्स का ही एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट. If execution of a statement is to be done on the basis of a condition, if statement is to be used. अगर हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, एक कंडीशन बेस्ड करनी है कि जब वो कंडीशन ट्रू हो तभी हम कुछ पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट्स को, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. उस केस में हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द इफ स्टेटमेंट. इट्स सिंटैक्स इज, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. सबसे पहले आगे क्या आएगा, इफ स्टेटमेंट इज द compound statement. Compound statement means that is a group of one or more simple statements. And compound statement हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था उसमें बताया था आपको कि उसका सिंटेक्स क्या होता है. यहाँ पे होता है कंपाउंड स्टेटमेंट का हेडर, हेडर के बाद कॉलन एंड आफ्टर कॉलन प्रॉपरली इंटेंडेंट स्टेटमेंट्स होती है. ये स्टेटमेंट क्या होता है, एक ग्रुप होता है जो कब एग्जीक्यूट होगा, जब पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पे हेडर में जो दी गई होगी वो ट्रू होगी. नाउ दिस इज द सिंटेक्स. अब इस केस में क्या होगा, इफ स्टेटमेंट क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, मींस इसमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट को ग्रुप कर सकते हैं हम. इसके सिंटेक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इफ लिखा होना चाहिए, आफ्टर इफ स्पेस के बाद आप कोई भी कंडीशन मैथमेटिकल फॉर्म में दे सकते हो. देन यू हैव टू यूज द कॉलन. आफ्टर दैट इंटेंडेड पार्ट में यू हैव टू स्पेसिफाई द अदर स्टेटमेंट्स. नाउ हियर इज द वन एग्जांपल. हियर वी हैव टेकन ए वेरिएबल a is assigned a value 100. Now here I am writing the if statement. If a is double equal to 100. Now there is a difference between single equal to and double equal to. Single equal to is the assignment operator. In this case the 100 value will be assigned to the variable a. If I am using two equal to operators here, then in that case the values will be compared. The left hand side and the right hand side will be compared and it will return the answer in true and false. अगर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम है, उस केस में डबल इक्वल टू विल रिटर्न द ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. अब इस केस में हम a की वैल्यू को 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, चेक करें कि क्या a में 100 वैल्यू ही स्टोर्ड है, तो वो चेक करेंगे a में 100 ही था, डबल इक्वल टू 100. अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर क्या है, हमने एक ही स्टेटमेंट को स्पेसिफाई किया है, सिंपल स्टेटमेंट को स्पेसिफाई किया है, दैट इज प्रिंट a इज हैविंग ए 100 वैल्यू.
तो ये वाली स्टेटमेंट तभी ही प्रिंट होगी जब जो कंडीशन दी हुई है इफ के बाद, देखो इफ के बाद क्या देते हैं हम, कंडीशन देते हैं कॉलन से पहले और इफ के बाद। सो कंडीशन इज a डबल इक्वल टू 100, तो ये कंडीशन ट्रू होगी इस केस में क्योंकि a की वैल्यू 100 ही है, तो 100 इज इक्वल टू 100। सो इन दिस केस इट विल रिटर्न द ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ के अंदर जाके जो भी स्टेटमेंट्स उसमें लिखी होती है उनको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस केस में इसका आंसर आएगा a is having a 100 value. Now if in that case I have taken a's value 50, so इस केस में 50 is equal to 100 आता, so in that case it will not return true। उस केस में इसका आंसर क्या होता, कंडीशन का false। सो अगर इस कंडीशन का आंसर false होता then the control will not go inside the compound statement। तो अगर ये कंडीशन यहीं पे false होगी तो इसके अंदर हम जाएंगे ही नहीं और वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, तो उस केस में इस कोई भी आंसर नहीं होता। सो दिस इज हाउ द इफ स्टेटमेंट वर्क्स। सो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, इफ पहले लिखना है, उसके बाद कोई कंडीशन लिखेंगे जो भी हम स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, आफ्टर दैट कॉलन लगाना है क्योंकि इफ इज ए कंपाउंड स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द स्टेटमेंट जिनको हम इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। सो ये वाली लाइन अब समझ आ गई होगी। इफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए कंडीशन, अगर यहाँ पे देखो ये वाली स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, अगर इसकी हमने एग्जीक्यूशन कब करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, कि जब ये कंडीशन ट्रू हो तभी ये प्रिंट हो, उस केस में हम इफ का यूज करेंगे। इफ मीन जब ये कंडीशन ट्रू है तब इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट को स्पेसिफाई किया जाएगा वो प्रिंट होगी। सो दिस इज हाउ द इफ स्टेटमेंट वर्क्स। दिस इज द बेसिक इफ स्टेटमेंट। आफ्टर दैट देयर आर सम वेरिएशंस इन द इफ। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, द इफ स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ आउट ऑफ टू स्टेटमेंट्स it is required to select one statement for processing on the basis of the condition, if else statement is to be used। अब हमारे पास प्रिंट करने के लिए दो कमांड्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, और दोनों स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हमने तब प्रिंट करनी है जब वो कंडीशन ट्रू हो जाए, और दूसरी कंडीशन हम तब प्रिंट करना चाह रहे हैं जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, राइट। सो इन दैट केस वी हैव टू यूज द इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हमारे पास एक ही केस है देन वी हैव टू यूज द इफ ओनली, राइट। अगर हमारे पास एक से ज्यादा केसेस बन रहे हैं, एक से ज्यादा मींस दो केसेस बन रहे हैं, उस केस में हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी है। इसका सिंटेक्स देखते हैं एंड एग्जांपल से आपको समझ आएगा। सिंटेक्स में क्या है, ये वाला पोर्शन तो इफ स्टेटमेंट का ही है ऊपर। इफ हम के बाद हमने कंडीशन दी, कंडीशन देने के बाद कॉलन लगाया और उसके अंदर जो स्टेटमेंट स्पेसिफाई करना चाह रहे थे वो कर दी। और इस केस में एक और स्टेटमेंट आती है एल्स स्टेटमेंट। एल्स में भी हमने सीधा कॉलन लगाना है, इसके बाद कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये वाली कंडीशन जो इफ में दी हुई है वो फॉल्स होती है देन वी हैव टू एग्जीक्यूट द एल्स पार्ट। तो एल्स के अंदर हम जाएंगे और ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस इफ एल्स स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। हियर वी हैव टेकन वन वेरिएबल a is having value 10। नाउ देयर इज ए इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में हमने क्या दिया है, कंडीशन दी है, जैसे कि हमने सिंटेक्स में डिफाइन किया हुआ था। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो a की वैल्यू है क्या वो 10 है। अगर a की वैल्यू 10 ही हुई तो हम इफ के अंदर आएंगे और क्या प्रिंट होगा, a is equal to 10। और अगर इस केस में फॉल्स रिटर्न होता है, ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। फॉल्स कब होगी, जब a की वैल्यू 10 नहीं होगी। सपोज a की वैल्यू क्या है 5, सो 5 is equal to 10। तो उस केस में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी।
तो जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम इफ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करते। फॉल्स होने पे क्या करेंगे, एल्स के अंदर वाली स्टेटमेंट जो होंगी वो प्रिंट की जाएगी। तो इस केस में अगर a की वैल्यू 5 है, उस केस में आंसर आएगा a इज नॉट इक्वल टू 10। अगर a की वैल्यू 10 ही है, उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डेट इज a इज इक्वल टू 10। अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डेट इज a इज नॉट इक्वल टू 10। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इफ एल्स कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस हमने तब रन करना है जब कंडीशन ट्रू होगी, दूसरा केस कब रन करेंगे, जब कंडीशन फॉल्स होगी। अब एक इसकी एग्जांपल है कि हमने चेक करना है कि नंबर है एक एंटर करवाया है, वो चेक करना है कि वो ऑड है या इवन है। अब इस केस में दो ही केसेस बन रहे हैं, जहां नंबर ऑड हो सकता है, जहां नंबर इवन हो सकता है। तो उस केस में आप कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच स्टेटमेंट विल बी यूज्ड। आपको नंबर ऑफ केसेस से पता लगेगा कि अगर दो केसेस बन रहे हैं तो इफ एल्स यूज करना है, एक केस बन रहा है तो अकेला इफ स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ इफ स्टेटमेंट इज इफ एलिफ स्टेटमेंट्स। इफ एलिफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इफ आउट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, दो से ज्यादा ऑप्शंस आ रही है, उस केस में हम क्या यूज करेंगे, इफ एलिफ स्टेटमेंट। If out of multiple statements, it is required to select one statement for processing on the basis of a condition. If else statement, if elif statement is to be used. तो if elif कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो से ज्यादा केसेस होंगे। अब देखो यहाँ पे पहला के हमने कंडीशन दे दी, इफ में कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तभी हम नेक्स्ट में जाएंगे। अगर ये यहीं पे ट्रू हो गई तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट की जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन 1 विल बी प्रिंटेड। उसके बाद इनमें से कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधा इसके बाहर आ जाएंगे हम। अगर ये वाली कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हम एलिफ में जाएंगे और एलिफ की कंडीशन को चेक करेंगे। एलिफ की कंडीशन 2 पे हमें तभी आना है जब कंडीशन 1 फॉल्स हुई। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, अगर अदरवाइज ये इसमें आउटपुट में प्रॉब्लम्स आती है। तो हम कंडीशन 2 पे तभी आएंगे अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुई, तो फिर कंडीशन 2 चेक की जाएगी कि ये कंडीशन 2 क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर कंडीशन 2 ट्रू निकली तो उस केस में इसके अंदर वाली स्टेटमेंट को प्रिंट किया जाएगा और हम इसके बाहर आ जाएंगे, फिर कंडीशन 3 चेक नहीं की जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू फॉल्स निकलती है, उसी केस में हम कंडीशन 3 के पास जाएंगे। फिर से वही प्रोसीजर इसके लिए अप्लाई किया जाएगा कि कंडीशन 3 ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन 3 ट्रू निकलता है देन वी विल एग्जीक्यूट दिस पार्ट। कंडीशन 3 ट्रू होने पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट व्हेन कंडीशन 3 इज ट्रू। अदरवाइज अगर ये भी फॉल्स निकलता है तो एल्स पार्ट में जाएंगे और एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट स्पेसिफाई की होगी वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। एल्स पार्ट में भी यहाँ पे कॉलन आएगा, कॉलन के बाद हम इसके अंदर स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाई करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है। Now let's see the example. Here I am taking a variable a और a में कोई मैं नंबर एंटर करवा रहा हूँ, यूजर से रन टाइम पे एंटर करवाऊंगा। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसके पास ऑप्शन आएगा कि आप कोई नंबर एंटर करो। सपोज मैंने 30 यहाँ पे एंटर किया है, तो 30 के केस में क्या होगा, सबसे पहले सबसे कंडीशन 1 ही चेक होगी, इफ की कंडीशन। इफ a की वैल्यू क्या एंटर की है, 30, तो मैं कंपेयर करूंगा 30 इज इक्वल टू 10, तो इस केस में ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, 30 इज नॉट इक्वल टू 10, राइट। तो इस केस में हम इसके अंदर वाली स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं करेंगे।
अगर यहीं पे हमें फॉल्स मिल गया तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एलिफ। तो एलिफ की कंडीशन को मैच किया जाएगा। एलिफ में क्या है? a डबल इक्वल टू 20। ए में क्या वैल्यू स्टोर की थी हमने? 30। 30 डबल इक्वल टू 20, फिर से फॉल्स हो गया ये। तो फॉल्स होने पे हम इसके अंदर नहीं जाएंगे और हम कहा जाएंगे? नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट क्या है? a इज इक्वल टू 30। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 30। 30 इक्वल टू 30। इस केस में ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो जब ट्रू होता है तभी हम उस कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? जिसके बाद कॉलम लगा आता है, कॉलन लगा होता है। तो ये ट्रू हो गया। तो ट्रू हो गया तो हम इसके अंदर जाएंगे एंड इसके अंदर जो भी लाइन स्पेसिफाई की होगी उसको प्रिंट किया जाएगा। तो इस केस में आंसर आएगा a इज इक्वल टू 30। जब इसके अंदर हमने गए एंड इसको प्रिंट किया, उसके बाद हम एल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि जितनी भी ये पार्ट दिए होते हैं उनमें से एक ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी स्टेटमेंट दी जाएंगी इफ एलिफ एल्स, उनमें से एक ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बाकी सारे पार्ट क्या होंगे? रॉन्ग होंगे, वो ट्रू नहीं होंगे। एंड एल्स पार्ट में दूसरी चीज ध्यान रखनी है, एल्स पार्ट में आपको कोई भी कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं करना है। एल्स में क्या होता है? कॉलन आता है। ये कब एग्जीक्यूट होगा एल्स पार्ट? जब ऊपर से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, तो फिर एल्स पार्ट में जो भी स्पेसिफाई किया होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। सो दिस इज इफ एलिफ स्टेटमेंट। सो ये तीनों स्टेटमेंट्स थी हमारे पास। इफ स्टेटमेंट जब हमारे पास एक ही केस रहता है, इफ एल्स स्टेटमेंट जब हमारे पास दो केसेस रहते हैं, इफ एलिफ स्टेटमेंट व्हेन वी आर हैविंग ए मल्टीपल ऑप्शंस, multiple cases. Now after that we are having one more thing, nested if else. Nested means एक के अंदर दूसरे को डिफाइन करना, defining one thing inside the other. So here's the program. हमें तीन नंबर्स दिए गए हैं a, b and c and we have to identify the greatest number. तीनों में से सबसे greatest number कौन सा है? तो ए बी सी में हमने नंबर्स को एंटर करवाया। अब यहाँ पे क्या है? ये वाली इफ स्टेटमेंट है, इसका इससे लिंक्ड एल्स कौन सा है? ये वाला। आप देख सकते हो ये अंदर जो डिफाइन किया हुआ है इफ, इसका साथ एल्स कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। ये वाला इफ एल्स है जो अंदर वाला, वो किसके अंदर डिफाइन किया हुआ है? ये वाले इफ के अंदर। सो एक इफ के अंदर दूसरे इफ, एक इफ एल्स के अंदर और इफ एल्स को डिफाइन करने को क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। अब ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हुआ तभी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो हम इसके अंदर जाएंगे, राइट? तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अंदर कब जाएंगे? जब ए बी से ग्रेटर होगा। तो a और b से हमें पता चल गया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है? a। अब a को किससे चेक करना है कि a क्या c से भी ग्रेटर है या नहीं? तो अंदर हम क्या करेंगे? a को c से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसके अंदर चले गए तो वहां से हमने डिसीजन लेकर आए हैं कि a b से ग्रेटर है। अब इसके अंदर गए हैं तो हमने a को c से कंपेयर करना है, क्या a c से भी ग्रेटर है? तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन c। तो अगर a c से ग्रेटर हुआ तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर, अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा c इज ग्रेटर। सेकंड केस, यहां से ही हमें पता चलेगा अगर b ग्रेटर हुआ a से तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो यहां से हमें क्या पता चला कि b ग्रेटर, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई इसका मीनिंग है कि b ग्रेटर देन है a से। तो a तो रह गया हमारा पीछे। अब हमारे पास दो वेरिएबल बचे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है? ग्रेटर नंबर फाइंड करना। तो यहां से अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने का मतलब है b ग्रेटर देन a है, तो a को हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो इन दोनों में से हमें पता चल गया कि b ग्रेटर है, तो b को आप किससे कंपेयर करेंगे? c के साथ। तो वो कहाँ पे किया जाएगा? यहाँ पे एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में कब आएंगे? जब ये वाली कंडीशन
फॉल्स होगी। तो इस केस में हमें पता था, अभी कंपेयर करना था बी एंड सी को, इसीलिए हमने किया इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो ग्रेटर कर बी को ग्रेटर प्रिंट करवा देंगे, अदरवाइज सी को ग्रेटर प्रिंट करवा देंगे। So this is how you can define the if else inside the other if else. इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड if else। तो चारों तरह टाइप की हमने if else if statements देख ली है। After that you can ask to solve some problems, like this is the problem for writing a program for finding absolute value of a number। कोई नंबर हमें दिया जाएगा एंड वी हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट मींस उसकी पॉजिटिव वैल्यू। अगर -9 है तो आंसर 9 आना चाहिए, -100 है तो आंसर 100 आना चाहिए, अगर 90 है प्लस में तो आंसर उसका वही आएगा, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर उसका वही आएगा, इफ द नंबर इज नेगेटिव देन उसका आंसर वो नंबर ही आएगा बट पॉजिटिव में आएगा, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं, नंबर जहाँ तो नेगेटिव हो सकता है, जहाँ नंबर पॉजिटिव हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या यूज किया है, इफ एल्स। ए में मैंने नंबर एंटर करवाया है, इफ ए इज लेस देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से लेस देन है तो नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो उसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखा मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू -a, क्योंकि इस केस में नंबर ऑलरेडी नेगेटिव होगा, नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इसीलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। और एल्स पार्ट में कब जाएंगे, जब a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में नंबर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो a में पॉजिटिव वैल्यू होगी तो हम उसको एज इट इज प्रिंट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर क्या था, नेगेटिव था, -9 लेस देन 0, तो इस केस में ये चीज ट्रू हो जाती। अगर ये चीज ट्रू हो गई तो हम इसके अंदर जाएंगे तो प्रिंट क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू -9, माइनस कट के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हो आउटपुट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज 9, राइट। देयर इज वन मोर प्रॉब्लम टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। हमें चेक कर, दो नंबर्स गिवन हो गए हमारे पास, वी हैव टू चेक दैट जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे से डिविजिबल है या नहीं, प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है या नहीं। सो इन दैट केस आई हैव टेकन टू वेरिएबल्स a एंड b। हमें चेक करना है कि 8 को 3 प्रॉपर डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए दो केसेस ही बनेंगे, जहाँ तो वो डिवाइड करेगा, जहाँ वो नहीं डिवाइड करेगा। तो इस केस में मैंने मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया है, ये आप ऑपरेटर्स में पढ़ चुके होंगे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या आउटपुट देता है, रिमाइंडर। अगर मैं a को b से डिवाइड करूंगा तो इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है b a को डिवाइड कर रहा है। अगर वो रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर आया, इट मीन्स द b इज नॉट डिवाइडिंग द a। सो इस केस में 8 मॉडुलस 3, इस 8 मॉडुलस 3 करूंगा तो मॉडुलस हमारा 0 नहीं आएगा, उस केस में मॉडुलस क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये एल्स के पास। एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसीलिए इस केस में क्या आंसर आ रहा है, 8 एंड 3 के केस में 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। So this is how you can solve your problems using the if statements. So this is all about the conditional statements. इसमें हम कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि उसके अंदर जो स्पेसिफाई की हुई है स्टेटमेंट उनको प्रिंट करना है या नहीं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको आइटरेशन, रेपिटेशन और द लूपिंग स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग बताया जाएगा। थैंक यू।